अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करना है 12.6, जो बेसिकली एप्लीकेशन है ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लास्ट टाइम जब हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा था, आज हम उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ वो यूज़ होता है और वो कैसे यूज़ होता है। इसमें जो सबसे पहली एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। एक ऐसा प्रिज्म जो आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग देगा। अब वो कैसे देता है आपने ये देख लेना है। आपने हमेशा जो ये चीज़ पढ़ी थी आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके लिए आपने क्रिटिकल एंगल को याद रखना है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को आपने याद रखना है, उससे थोड़ा समझ लेना है। अगर उससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो तो आपने पूछ लेनी है, ठीक है। लास्ट टाइम भी आप आखिरी वाला न्यूमेरिकल पूछ रहे थे, तो मुझे शक है कि आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपने या तो उस टाइम सही सुना नहीं था या अभी आपने सुनना था। तो उस चीज़ को यहाँ पे दोबारा देख लीजिएगा कि ये कैसे होता है। अब देखें, जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है, ये कैसे बनेगा। अब प्रिज्म तो आपको पता है प्रिज्म ही होता है एक। जब आप उसे इनक्लाइंड फॉर्म में रखेंगे, इनक्लाइंड फॉर्म क्या है, 1 से 2 जो मैंने चीज़ें मेंशन की हुई हैं, अगर आप इससे तरह प्रिज्म को रखते हैं तो देखें प्रिज्म एक तरह का ट्राइंगल बन जाता है। अब ये आपने जो इसे इंक्लाइंड पे रखा है, ये इसकी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। आप नीचे कंसीडर कर लें इसकी एक बेस, और नीचे आप एक कंसीडर साइड पे आप इसकी एक परपेंडिकुलर कंसीडर कर लें। मतलब ये कंसीडर किया गया है, आपने कोई प्रिज्म ट्राइंगल फॉर्म में नहीं लिया। ट्राइंगल फॉर्म में भी आप ले सकते हैं, लेकिन जो सिंपल प्रिज्म लिया जाता है उसको रखा इस तरह जाता है कि उसकी जो बेस और जो परपेंडिकुलर है वो कितने के एंगल पे बने, 90 पे। ये बात आपने समझ लेनी है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपने प्रिज्म को इंक्लाइंड फॉर्म यानी पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक इस तरह रखना है, इस तरह उसे प्लेस करना है, इस तरह उसकी एडजस्टमेंट करनी है कि उसकी बेस और उसका परपेंडिकुलर जो है बेसिकली वो कितने का एंगल बना दे, 90 का, यानी राइट एंगल बना दे। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए, ठीक हो गया। तो अब आपको पता है जो इसका पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे एंगल बनेंगे वो कितने के बनेंगे, 45 के बनेंगे। यहाँ समझाने के लिए बुक में भी एक ट्राइंगल प्रिज्म लिया गया है। ट्राइंगल प्रिज्म बेसिकली आपको समझाने के लिए लिया गया है कि आपने हाइपोटेन्यूज या इंक्लाइंड वाली जो साइड है प्रिज्म की, यानी 1 से 2 वाला पॉइंट, उसे इस तरह एडजस्ट करना है कि पॉइंट 1 पे भी 45 का एंगल बने, पॉइंट 2 पे भी 45 का एंगल बने, और नीचे जो है बेस और परपेंडिकुलर के दरमियान 90 का एंगल बने। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि देखें जैसे ए पॉइंट से आपकी इंसिडेंस रे आ रही है, वो आके टकराएगी इसके फेस के ऊपर, यानी इंक्लाइंड फॉर्म की ये जो अंदर वाली साइड है इससे टकराएगी। तो यहाँ पे जब ये इंसिडेंस टकराएगी ना, तो यहाँ पे एंगल कितने का हमने रखा हुआ है, 45 के एंगल पे रखा हुआ है। तो अब ये क्रिटिकल एंगल से क्या है, ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि आपने पता पड़ा था कि अगर क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है तो वो 90 के एंगल पे क्या कर जाती थी, रेफ्रेक्टिव जो आपकी रे होती थी गुजर जाती थी, वो रिफ्लेक्ट नहीं करती थी बल्कि रेफ्रेक्शन हो जाती थी, और 90 के एंगल पे कन्वर्ट हो जाती थी, वहाँ पे चली जाती थी। तो यहाँ पे बेसिकली हमें पता है कि जो क्रिटिकल एंगल ऑफ गिलास होता है वो कितना होता है, 42 डिग्री होता है क्रिटिकल एंगल ऑफ गिलास के लिए। और ये जो हम गिलास या प्रिज्म यूज़ कर रहे हैं इसको हमने सेट किया है 45 के एंगल पे। तो ये हमारे क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, यानी गिलास के क्रिटिकल एंगल से ये वाला एंगल जो हमने सेट किया है 45 ये बड़ा है। तो जो इंसिडेंस रे आएगी वो टकरा के रिफ्रैक्ट होने के बजाय बल्कि क्या हो जाएगी, टोटल रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ए आई और नीचे देखें ए डैश पे चली गई, बी आई और बी डैश पे चली गई। होप सो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इससे बना क्या लिया जाता है, दूरबीन बना ली जाती है। इसके अलावा आपका इस तरह के प्रिज्म बना लिए जाते हैं, जो आपकी बुक पे डायग्राम है, दूरबीन की भी है, उस प्रिज्म की भी है, वो आपने देख लेनी है। यहाँ पे मैं पेरिस्कोप की बना के आपको समझा रहा हूँ। अब पेरिस्कोप भी देखें इसी तरह बनता है। ये पेरिस्कोप आप घर पे भी बना सकते हैं। आप एक नेस्ले का डब्बा लें जूस का, जो आपको पता है ये जहाँ पे मैंने A1 2 3 4 लिखा हुआ है, इस शक्ल का होता है। एक डब्बा होता है लेंथ में, उसकी चौड़ाई कम होती है। अगर आप उसे नीचे से काटें और ऊपर से काटें, नीचे भी आप इसका क्या कहते हैं मिरर या शीशा इस तरह प्लेस कर दें जहाँ पे मैंने .34 लिखा है, और ऊपर भी आप एक शीशा प्लेस कर दें जहाँ पे मैंने 1 2 लिखा है। आपने याद रखना है इन दोनों को जब आप प्लेस करेंगे, और जहाँ पे ये पिक्चर मैंने लिखा है इस साइड पे आप होल कर दें, यानी .1 के बिल्कुल नीचे आप डब्बे में होल कर दें, और .4 के पीछे डब्बे में होल कर दें। तो .4 के पास आप अपनी आँख रखेंगे, तो .1 से जो आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी या जो लाइट या जो रे इंटर हो रही होगी 1 2 मिरर के साथ टकरा के, वो 3 4 से टकरा के सीधा आपकी आइज़ के पास आ जाएगी। ये एक सिंपल मेथड मैंने आपको पेरिस्कोप बनाने का बताया। इस तरह पेरिस्कोप भी बनाया जा सकता है। उस पर क्या होता है कि देखें 180 का एंगल आप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं अपनी आइज़ से। आइज़ पे आपका 0 का एंगल डी आप पूरी घुमाएंगे पिक्चर के पास आएगा तो कितना हो जाएगा, 180, मतलब बिल्कुल देखें पैरेलल है। तो पेरिस्कोप बेसिकली कैसे बनाया जाता है, इसी तरह के दो प्रिज्म हम यूज़ करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस करते हैं।
उनको 45 के एंगल पे सेट कर देते हैं, जहाँ पे मैंने 1 2 लिखा है और 3 4 लिखा है। तो रे इसी तरह आती है, टकराती है, ये एरो से आपको नज़र आ रहा है, नीचे आके टकराएगी और सीधी आंख के पास आ जाएगी। इसी तरह दूरबीन वर्क करती है, इसी तरह आपके दूसरे इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो वर्क करते हैं। ये पेरिस्कोप का एक था जो आपको समझाने के लिए था। एक ये है एप्लीकेशन इसकी। दूसरी एप्लीकेशन इसकी है ऑप्टिकल फ़ीबर। अब आपने याद रखना है ऑप्टिकल फ़ीबर क्या है, आपने ये चीज़ समझ लेनी है कि पुराने ज़माने में जो सिग्नल ट्रांसफ़र करने के लिए मेथड यूज़ किया जाता था वो आग का किया जाता था। रात के टाइम पे कहीं दूर पे कोई बंदा आग जला देता था तो दूर से लोगों को सिग्नल वो पास कर देता था कि अभी हम इस पोजीशन पर हैं, हम यहाँ पर पहुँचे हैं, मतलब जब सफ़र हो रहा होता था। और दिन के टाइम पे कैसे सिग्नल पहुँचाया जाता था, जो लोग आगे हों या जो पीछे रह जाएं, मिरर के ज़रिए धूप के सामने शीशे को घुमाया जाता था। तो आपको पता है शीशा एक चमक देता है, ये आपने घर पे किया भी होगा कि शीशे को धूप के सामने रखें तो वो एक साया देता है, एक रिफ्लेक्ट देता है। तो इस तरह जो लोग सफ़र कर रहे होते थे वो शीशे को इस तरह घुमाया करते थे धूप के सामने, तो जो लोग पीछे रह जाते थे उन तक सिग्नल पहुंच जाता था। ये पुराने ज़माने में मेथड था किस चीज़ का, सिग्नल को ट्रांसफ़र करने का। नहीं, जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती गई तो आपको पता है सिग्नल को ट्रांसफ़र करने के लिए तार बनी, कॉपर की तार बनी। इससे पहले स्टील की होती थी, उसको फिर कॉपर से रिप्लेस किया गया। कॉपर जो है अच्छा मटेरियल होता था, लेकिन उसमें भी मसला ये होता था कि वो जो तारें होती हैं, कभी आप तार को खोलें और अंदर उसका डायमीटर देखें, कॉपर और स्टील की जो तार होती है उनका डायमीटर अच्छा खासा बड़ा होता है, और उसके लिए जो है आपको मल्टीपल वायर्स यूज़ करनी पड़ती हैं ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल पहुँचाने के लिए। ठीक है, तो उस चीज़ को साइंटिस्ट ने कैसे रिप्लेस किया, ऑप्टिकल फ़ीबर से। अब ऑप्टिकल फ़ीबर का मतलब होता है थ्रेड, थ्रेड का मतलब होता है धागा या सुई में धागा डालना। मतलब ये जो फ़ीबर होता है, ऑप्टिकल फ़ीबर की ये जो मटेरियल होता है, ये इतना बारीक होता है कि आपको, जो मैंने अभी एग्जांपल दी ना कि आप तार को काटें कॉपर की, तो अंदर आपको उसका डायमीटर अच्छा खासा मिलेगा, जबकि ये इतना बारीक होता है कि इंसानी बाल के बराबर तकरीबन होता है। इसका डायमीटर तकरीबन जो है 0.6 मिलीमीटर होता है इसका डायमीटर। ऑप्टिकल फ़ीबर विद इट्स प्रोटेक्टिव केस में बी टिपिकली 6 मिलीमीटर इसका होता है डायमीटर, मतलब ये इतना जो है बारीक होता है। तो इससे क्या होता है कि एक ही तार में बहुत सारी तारें आप क्या कर लेते हैं, साथ में रख लेते हैं। वरना अगर कॉपर और स्टील की यूज़ करें तो वो जाहिर सी बात है ज़्यादा डायमीटर घेरेंगी, जगह ज़्यादा घेरेंगी और सिग्नल कम पहुँचाएँगी। ठीक हो गया। तो ग्राम बेल थे जो बेसिकली उन्होंने ये चीज़ें इन्वेंट की थी आहिस्ता आहिस्ता। सबसे पहले उन्होंने साउंड को लाइट की फॉर्म में क्या कहते हैं ट्रैवल करना का तरीका बताया था। ग्राम बेल आपने सुना होगा, जो इन्वेंट किया था जिन्होंने फ़ोन बेसिकली। तो उसी से आगे चलते चलते ऑप्टिकल फ़ीबर आ गया। अब ऑप्टिकल फ़ीबर काम कैसे करता है, इसमें देखें एक सेंट्रल कोर होती है जिसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1.53। एयर में रेफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1, ये हमने पढ़ रखा था। उसके बाद ऊपर जो होता है इस कोर के ऊपर एक कोटिंग की होती है ग्लैडिंग की हमने, यानी इसके ऊपर समझ लें एक तय चढ़ा रखी होती है हमने, प्लास्टिक की या गिलास की तय होती है जिसे ग्लैडिंग कहते हैं। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.39 होता है। अब इसमें होता ये है, इसमें वही जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की हमने पढ़ रखी थी ना मेथड, उसमें यही सारा एप्लीकेबल होता है। उसमें आपने 3 चीज़ें पढ़ी थी। आपने कहा था एक तो आएगी इंसिडेंस रे, दूसरे मीडियम में इंटर होगी और वहाँ पे क्या हो जाएगी, थोड़ी सी अपनी पाथ से डाइवर्ज कर जाएगी। दूसरा आपने कहा था अगर क्रिटिकल एंगल बनता है जिसमें आई इज इक्वल टू सी होता है तो वो 90 के एंगल पे मूव कर जाती थी उसी के सरफेस के ऊपर, यानी उसकी जो तय होती है उसी के ऊपर मूव कर जाती है। जैसे यहाँ 90 के ऊपर मैंने एक एरो लगा भी रखा है। और तीसरी आपने कहा था वो केस होता है जिसमें इंसिडेंस रे आई ग्रेटर होती है क्रिटिकल एंगल से, तो उस पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है। तो ऑप्टिकल फ़ीबर में भी यही होता है। ये जो आपको आगे एरो एयर के आगे 2 एरो आई आपको नज़र आ रहे हैं, ये इसका एक साइड है, एक एंड है जहाँ से जो लाइट है या सिग्नल है क्या होते हैं, इंटर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट। उसमें देखें हो क्या रहा है, बहुत सारे सिग्नल ऐड होते हैं, इंटर होते हैं। यहाँ मैंने 2 ही बनाए हैं। बहुत सारे सिग्नल देखें जब ऐड होंगे, कुछ सिग्नल उस एंगल पे आके टकराएंगे जो क्या करेगा, इस कोर की पहले जो मीडियम है इससे इंटर होकर ग्लाइडिंग के मीडियम में इंटर हो जाएगा। ठीक हो गया। कुछ सिग्नल उधर चले जाएंगे जिनका आपने पढ़ रखा था, पहला वाला केस जो पढ़ रखा था। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जो आपको मैंने समझाई थी चीज़ें, उसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी बेसिकली। एक हमने पढ़ा था क्रिटिकल एंगल जिसमें क्या होता था 90 के एंगल पे मूव करता था। एक हमने पढ़ा था जिसमें क्या होता था कि इंसिडेंस एंगल जो होता था आपका वो दूसरे मीडियम में इंटर हो जाता था। कुछ रे याद रखिएगा आपकी कोर को क्रॉस करती हुई ग्लेडिंग में इंटर हो जाएंगी। कुछ आपकी जो रेज आएंगी वो बेसिकली आई इज इक्वल टू सी होंगी, यानी इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल होगा, मतलब कोर का भी ये क्रिटिकल एंगल होगा। तो उससे टकरा के वो क्या करेंगी, ये आपको एरो में दिखा देता हूँ, इस तरह लाइन के बराबर चली जाएंगी। ठीक हो गया। जबकि तीसरी कुछ रेज आएंगी जो इंसिडेंस एंगल से
क्या होंगी, ग्रेटर होंगी, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। इस तरह जितनी लाइट की रेज आती हैं इसी के अंदर रिफ्लेक्ट होते 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 दूर तक चली जाती है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप आसानी से सिग्नल को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसमें यह होता है कि मैंने आपको बताया इनका डायमीटर छोटा होता है ऑप्टिकल फाइबर का, तो मल्टीपल जो आपकी ये छोटी छोटी बाल नुमा तारें होती हैं ऑप्टिकल फाइबर, ये आप एक ही तार में क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल्स को आप क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं इसकी मदद से। क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है जितनी इंटर रेज हो रही हैं उसमें से बहुत सारी रेज जो हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर जाती हैं, और जो ग्लाइडिंग के मीडियम में इंटर भी हो जाती हैं वो फिर ग्लाइडिंग से टकरा के फिर वापस आ जाती हैं। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो एन ऑप्टिकल फाइबर विद इट्स प्रोटेक्टिव केस में बी टिपिकली 6.0 mm in diameter as a fiber means thread and the optical means related to light। फीबर का मतलब होता है धागा, थ्रेड बेसिकली, या सुई में धागा डालना, इतना मतलब बारीक होता है, और ऑप्टिकल का मतलब होता है रिलेटेड टू लाइट, यानी लाइट से रिलेटेड। अब तीसरी चीज़ इसमें एप्लीकेशन आती है, वो दूसरी एप्लीकेशन थी, ये तीसरी है लाइट पाइप। लाइट पाइप क्या होता है ये आपने याद रखना है, ये मेडिकल फील्ड में या इंजीनियर्स यूज़ करते हैं बेसिकली। या आपने टीवी में कभी ना कभी देखा होगा, जो मरीज़ों के भी गले में डाला जाता है इन साइड, जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है उसे देखने के लिए, जब मरीज़ बीमार हो जाते हैं, उनकी सर्जरी करनी पड़ती है, या दिल या पेट या हड्डियों के अंदर कोई डैमेज हो जाता है, उसे देखने के लिए भी ये पाइप एक डॉक्टर जो हैं बॉडी के अंदर डालते हैं, और कंप्यूटर पे उन्हें स्क्रीन पे सब कुछ नज़र आ रहा होता है कि इन साइड क्या क्या चीज़ें डैमेज हैं, क्या क्या चीज़ें ठीक हैं। ये आपने कभी ना कभी टीवी पे देखा ही होगा। तो इसमें भी बेसिकली याद रखिएगा क्या होता है, एक प्रोजेक्टिव इमेज होती है, लेंस लगा होता है, ये ए जो है ये बेसिकली कोई इमेज है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसे देखा जा रहा है। ट्रांसमिटेड इमेज पाइप के दूसरी साइड पे हमें नज़र आती है, और इस पाइप के अंदर बंडल ऑफ जो फीबर्स होते हैं ना वो रखे होते हैं, मतलब इसके अंदर बहुत सारे ऑप्टिकल फीबर्स रखे होते हैं, जो हमने ऊपर ऑप्टिकल फीबर पढ़ा है। तो ये सारे उसी तरह क्या करते हैं, वर्क करते हैं बेसिकली, जैसे ऑप्टिकल फीबर मैंने समझाया आपको, उसी तरह ये पाइप जो है वर्क करता है, और ये डॉक्टर इंजीनियर्स बेसिकली यूज़ करते हैं, आपने याद रखना है। इसकी इतनी सी एप्लीकेशन है, इसकी और कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं। इसके बाद आती है एंडोस्कोप। अब एंडोस्कोप भी बेसिकली क्या चीज़ है देखें, एन एंडोस्कोप इज़ द मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। ये भी एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, या इंजीनियर्स वगैरह भी यूज़ कर लेते हैं कहीं, जैसे कहते हैं ज़मीन के अंदर जब वो चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं, वहाँ भी इस पाइप्स को यूज़ किया जाता है। ऊपर जो आपने लाइट पाइप पढ़ा, मतलब इसको अंदर पुट करके देखा जाता है कि अंदर क्या चीज़ पाई जाती है। यूज फॉर द डायग्नोस्टिक एंड सर्जिकल पर्पज़, मतलब सर्जिकल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, या जहाँ पे आपका कोई इशू हो, डायग्नोस्टिक्स वगैरह हो। एन एंडोस्कोप यूज़ टू ऑप्टिकल फीबर ट्यूब थ्रू अ पाइप। इसमें क्या कहते हैं, दो ऑप्टिकल फीबर को एक ट्यूब पाइप में रख के यूज़ किया जाता है। इसे यूज़ कैसे किया जाता है याद रखिएगा, इसे मैंने जैसे आपको समझाया बड़े स्मॉल साइज़ का होता है, जैसे हमने इसका डायमीटर पढ़ा था कि ऑप्टिकल फीबर का डायमीटर बहुत छोटा होता है। तो जहाँ भी डॉक्टर ने सर्जरी वगैरह करनी होती है, ज़्यादातर वैसे ये गले के ज़रिए जो है जिस्म के अंदर पुट किया जाता है और देखा जाता है, और उसके एक साइड पे एक कैमरा लगा होता है एक एंड पे, जहाँ पे ट्रांसमिट होती है इमेज, और वो कैमरा जो है स्क्रीन के साथ भी अटैच होता है। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे बेसिकली सारा कुछ डॉक्टर को नज़र आ रहा होता है कि अंदर क्या है। तो पेशेंट को बेसिकली ये क्या करते हैं, सर्जरी वगैरह करने और उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए एंडोस्कोप यूज़ किया जाता है। एंडोस्कोप का इतना ये स्मॉल साइज़ होता है, याद रखना है। डॉक्टर अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, सर्जरी वगैरह के लिए। इसमें जो चीज़ें यूज़ होती हैं, दो आपके ऑप्टिकल फीबर यूज़ होते हैं, और ये जो एंडोस्कोप बेसिकली आप यूज़ करते हैं, इस चीज़ को डॉक्टर की ज़ुबान में या मेडिकल की फील्ड में आपने ये वर्ड सुना होगा, एंडोस्कोपी हो रही है किसी की, ये वर्ड आपने सुना होगा। तो एंडोस्कोपी बेसिकली यही होता है कि एंडोस्कोप जो बेसिकली पुट किया जाता है जिस्म के अंदर देखने के लिए, उसके लिए कहते हैं कि एंडोस्कोपी हो रही है। और इसके दो तीन और नाम भी हैं, ये सारे मेडिकल। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है राइफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, के प्रिज्म के ज़रिए राइफ्रैक्शन कैसे होती है। ठीक हो गया, राइफ्रैक्शन का आपको जो है कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो गया होगा। और प्रिज्म के थ्रू यानी शीशे की मदद से, इसमें ये होता है कि प्रिज्म इज़ अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जो प्रिज्म है आपका ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जो आप यूज़ करते हैं, यानी मेड ऑफ द ऑप्टिकल गिलास, यानी गिलास से बना होता है। ऑप्टिकल आपको पता है रिलेटेड टू लाइट, और गिलास शीशा, विथ एटलीस्ट टू पॉलिश प्लेन फेस। टू पॉलिश प्लेन का मतलब ये है कि आप जो इसके दो शीशे यूज़ करेंगे, दोनों को आपने पॉलिश कर लेना है, पॉलिश होने चाहिए, और दोनों को आपने रखना है इंक्लाइंड फॉर्म में। इंक्लाइंड फॉर्म अभी आप समझ गए, जो 45 का एंगल था, टेढ़ा करके तिरछा करके रखना, टूवर्ड द ईच अदर, और दोनों एक दूसरे के तरफ करके, यानी जैसे आप ताश के पत्तों को नहीं रखते हैं, दोनों को इस तरह की एक बिल्डिंग बना के दोनों का सर जो है सर से मिला देते हैं, और नीचे ज़मीन से उन्हें मिला देते हैं, इसे कहते हैं इंक्लाइंड फॉर्म में एक दूसरे की तरफ मुँह करके रखना।
विच लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड टूवर्ड द ईच अदर फ्रॉम विच लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड, जिसमें से लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती है। अब यहाँ पे देख लें ए बी सी, अब ए से सी समझ लें आपके पास एक शीशा है, ए से बी दूसरा शीशा, इसे आपने दोनों को सर जोड़ के रख दिया तो नीचे से जो जो ज़मीन है वो इनकी बेस बन जाएगी, एक किस्म का ये ट्राइंगल बन जाएगा। इस तरह आप कह सकते हैं कि ये बन जाएगा, ट्राइंगल टाइप बन जाएगा। ठीक हो गया। इसमें करना ये कि आप देखें, आपकी फ़र्ज़ करें पी से ई इंसिडेंस रे आ रही है। इंसिडेंस रे जो अब आ रही है, इससे देखें जाना तो ये चाहिए था कि पी से ई आ रही है तो सीधा आगे डी के पास जाती, डी से एच की तरफ जाती, जो मैंने डॉटेड लाइन बना रखी है। नहीं, लेकिन जब ये मिरर है तो अब आपको पता है ये किसी दूसरे मीडियम में लाइट इंटर हो रही है एयर से, तो यहाँ से ये क्या करेगी, रेफ्रैक्ट करेगी, अपने पाथ को चेंज करेगी। तो अपने पाथ को पता है चेंज इस तरह करती है कि देखें ये पी से ई पे जब ये टकराती है तो यहाँ पे इसका इंसिडेंस एंगल बनता है कुछ। अब ये इंसिडेंस एंगल पे ई से जैसे ही आगे बढ़ती है तो डी की तरफ जाने के बजाय ये ई से एफ़ की तरफ क्या कर जाती है, मुड़ जाती है। अब ये जो ई से एफ़ की तरफ मुड़ी है देखें, अब एफ़ पॉइंट पे आके इसका जो एंगल बनेगा वो रेफ्रैक्टिव एंगल बनेगा। सॉरी, ई से जब ऐसे इंटर होगी तो यहाँ आगे इसका रेफ्रैक्टिव एंगल बनेगा। पीछे इंसिडेंस एंगल था, अब दूसरे मीडियम में इंटर हुई तो रेफ्रैक्टिव एंगल बन गया। अब ई से एफ़, जैसे ही एफ़ पॉइंट पे पहुँची तो एफ़ से निकलने के बाद इसे आगे की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन आगे की तरफ जाने के बजाय ये क्या करती है, एफ़ से फिर मुड़ के एफ़ से एस की तरफ चली जाती है, मतलब ओरिजिनल साइड पर चली जाती है। देखें, आपने पी से ई की तरफ भेजा नीचे से ऊपर की तरफ, और आगे जाके जैसे ये स्मॉल ई से निकली, एफ़ पॉइंट से आगे बढ़ी तो अगेन देखें एफ़ से एस की तरफ चली गई, जहाँ से आई थी उसी तरफ मुड़ गई। इस तरह आप क्या करते हैं, ये चीज़ आप कर लेते हैं, रेफ्रैक्शन कर लेते हैं थ्रू प्रिज्म के ज़रिए। तो इस पर ये जो पीछे डॉटेड एंगल बन रहे हैं ये बेसिकली वो एंगल हैं जो डाइवर्ज कर रहे हैं, बेसिकली डाइवर्जेंट एंगल हैं बेसिकली। अब डाइवर्जेंट एंगल क्या होते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि पी से ई आई थी तो जाना किस तरफ चाहिए था, एच और डी की तरफ, लेकिन वहाँ जाने के बजाय एफ़ की तरफ चली गई, और एफ़ से निकल के जो ये एफ़ से एस की तरफ गई तो इसे आना कहाँ से चाहिए था, ई एफ़ के बजाय इसे जी की तरफ से आना चाहिए था। तो ये जो डॉटेड एंगल है ये बेसिकली कौन से एंगल हैं, डाइवर्जेंट एंगल हैं। इन एंगल्स को डाइवर्जेंट एंगल कह लिया जाता है। तो ये बेसिकली टोटल आपका ये वाला टॉपिक था छोटा सा, जिसमें था रेफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। इस तरह रेफ्रैक्शन की जाती है प्रिज्म्स के थ्रू, दो प्रिज्म को इंक्लाइंट रख के आप जो है उसमें रेफ्रैक्शन कर लेते हैं, रे को गुजार लेते हैं, जिस साइड से भेजा था उसी तरफ आपको वो वापस मिल जाती है। तो ये स्मॉल सा टॉपिक था, होप्स आपको ये दोनों टॉपिक समझ आए होंगे। कोई क्वेश्चन तो आपने लाजमी पूछ लेना है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।